हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माइंड पावर कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ संख्या पद्धति में आज हम बात करने वाले हैं किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान ज्ञात करना। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए यूनिट। हिंदू और अरेबिक पद्धति में यदि हमारे पास कोई संख्या दी हुई होती है तो हम उस संख्या को दाहिनी तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। इसी प्रकार 10 खरब, संख, पदम आदि में बाईं तरफ तक प्रत्येक अंक को हम बढ़ाते जाते हैं। किसी भी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा के 3 अंक पर कोमा होता है, बाकी 2-2 अंकों पर कोमा लगता चला जाता है और ये संख्या में हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, शंख, पदम इन्हें सूचित करते हैं। अभी अगर हमारे पास कोई संख्या है, जैसे इस संख्या को अगर हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो हम दाईं तरफ से 3 अंकों पर फिर 2-2 अंकों पर कोमा लगाते हैं और इन अंकों को हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। इकाई में 4, दहाई में 9, सैकड़ा में 7, हजार में 8, 10,000 में 4, लाख में 6, 10 लाख में 2, करोड़ में 3, 10 करोड़ में 4। इसी प्रकार अगर संख्या और बड़ी होती तो हम आगे को अरब, खरब, शंख, पदम आदि आदि में एक अंकों को सीरियल वाइज रखते। अब हम इस संख्या को अगर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं 43 ये करोड़ में आता है, 26 लाख में, 48,000 में, 794 ये इकाई, दहाई, सैकड़ा में बनता है। तो हम इस पूरी संख्या को पढ़कर बोल देते हैं 43 करोड़ 26 लाख 48,794। इसी प्रकार कोई संख्या यदि अगर और भी बड़ी है, अगर हम इसी संख्या को और बड़ा करें तो हम 7 को अरब में, 6 को 10 अरब में, इस प्रकार संख्या और बड़ी हो जाती है 67 अरब 43 करोड़ 26 लाख 48,794। यहां पर हमारा टॉपिक है दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान ज्ञात करना। तो हमारे पास यहाँ पर इस समय जो संख्या है उस संख्या में यदि हम किसी अंक जैसे 9 को ले लेते हैं तो जैसा कि हमने दार्शनिक अंक प्रणाली में बताया है कि दार्शनिक अंक प्रणाली में शून्य असार्थक होता है और 1 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं सार्थक अंक या प्राकृत अंक होते हैं। तो प्रत्येक अंक का जो आंकिक मान होता है हम उस मान को जातीय मान बोल देते हैं। जैसे हमारे पास दी गई संख्या में 4, तो हमें कौन सा अंक कहां पर क्या स्थान लिए हुए है इस बात को ना देखते हुए प्रत्येक अंक को एक निश्चित मान देना है, जिसे हम आंकिक मान या जातीय मान बोलते हैं। जैसे इकाई के अंक को हम बोल देते हैं 4, दहाई के अंक को बोल देते हैं 9, सैकड़ा का अंक है 7, हजार का अंक है 8, 10,000 का अंक फिर से 4, लाख पे उपस्थित अंक 6, 10 लाख पे उपस्थित अंक 2, करोड़ पे उपस्थित अंक 3, 10 करोड़ पे उपस्थित अंक 4, अरब पर उपस्थित अंक 7 और 10 अरब पर उपस्थित अंक 6।
तो संख्या कितनी बड़ी है इस बात को ना देखते हुए केवल उसमें उपस्थित किसी अंक का जो सार्थक मान है या आंकिक मान है वही उसका जातीय मान होता है। जातीय मान के बाद फिर बात करते हैं स्थानीय मान को लेकर। तो इस संख्या में हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब तक जो अंक पहले 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 को में लगाकर लिए हैं, तो ये सभी अंक अपने आगे इकाई तक कितने अंकों को स्थान देते हैं उसी हिसाब से इनका स्थानीय मान निर्धारित हो जाता है। जैसे अगर हम यहां 4 को लेकर बात करते हैं तो 4 इकाई पर आता है, तो इकाई के लिए हम यूज करते हैं 1। 4 गुणा 1 बराबर 4। 4 का स्थानीय मान यहां पर आंकिक मान की तरह 4 बनता है। दहाई पर है 9 और दहाई के लिए हम यूज करते हैं यहां पर अगर हमें 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 9 को हम 1 से गुणा करके देखते हैं कि दहाई के आगे कितने अंकों को स्थान दिया गया है, तो मात्र 1 अंक को। तो यहां पर हम 1 के आगे शून्य लगाकर 9 का स्थानीय मान प्राप्त करते हैं 90। इसी प्रकार 7 के लिए हम 7 को गुणा 1 से करते हैं और 7 के आगे कितने अंक हैं उतने शून्य 1 में लगाते हैं। इस प्रकार हमें 7 का स्थानीय मान प्राप्त होता है 700। 8 में 1 से गुणा करते हैं और 8 के आगे कितने अंक हैं हम 1 के आगे उतने ही शून्य लगाकर 8 का स्थानीय मान प्राप्त करते हैं 8000। फिर से 4 के आगे 1 से गुणा करते हैं और हम देखते हैं कि इकाई से लेकर 1000 तक 4 शून्य यहां लिखने पर हमें प्राप्त होता है 40,000। तो 4 का स्थानीय मान होता है 40,000 इस संख्या के अकॉर्डिंग। आगे हम 6 का स्थानीय मान निकालते हैं, तो 6 में गुणा 1 से करते हैं और 6 के आगे कितने अंक हैं उतने ही शून्य लगाकर हम 6 का स्थानीय मान प्राप्त करते हैं 6 लाख। आगे 2 में 1 से गुणा करके 2 के आगे कितने अंक हैं उतने ही शून्य लगाकर हम 2 का स्थानीय मान प्राप्त करते हैं 20 लाख। इसी प्रकार बाकी के अंकों में भी हम इसी प्रकार शून्य लगाकर उनके स्थानीय मान प्राप्त करते हैं। जैसे 3 के लिए 3 करोड़, 4 के लिए 40 करोड़, 7 के लिए 7 अरब, 6 के लिए 60 अरब। इसे हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहां 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, लाख से या 10 लाख से गुणा करने की बजाय हम सीधे सीधे ये भी तरीका यूज कर सकते हैं कि 3 है तो 3 के आगे जितने अंक हैं उन अंकों के स्थान पर उतने ही जीरो लगा दिए जाएं। 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 3 के आगे 7 जीरो लगाकर 3 का स्थानीय मान प्राप्त करते हैं 3 करोड़। इसी प्रकार 4 के लिए 40 करोड़, 7 के लिए 7 अरब, 6 के लिए 60 अरब। किसी दी गई संख्या की अभाज्यता की जांच करना हमारा नया टॉपिक है। किसी दी गई संख्या की अभाज्यता की जांच करना। माना हमारे पास कोई संख्या है जैसे 423। हमें इस संख्या को देखकर बताना होता है कि यह संख्या भाज्य है अथवा अभाज्य है। तो किसी भी संख्या के अभाज्यता की जांच करने के लिए हम जिस तरीके का प्रयोग करते हैं उसमें हम सबसे पहले करना क्या होता है कि हम इस संख्या का नजदीकी और इस संख्या से बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे इस संख्या के नजदीक और इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास 441 है। इस 441 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 21। अब हमें करना क्या है कि इस 21 से छोटी जितनी भी अभाज्य प्राकृत संख्याएं हैं वो संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। 21
21 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, जैसे 21 से छोटी अभाज्य संख्या होती है 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2। अब बारी बारी से इन सभी संख्याओं से हम दी गई संख्या अर्थात 423 को विभाजित करके देखते हैं। यदि इनमें से किसी भी संख्या से ये 423 विभाजित हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि दी गई संख्या अभाज्य नहीं है। यदि प्राप्त अभाज्य संख्याओं से ये 423 विभाजित नहीं होता है तो हम बोल देते हैं कि दी गई संख्या अभाज्य है। तो हम प्रयास करेंगे 19 से 423 को काटने का। तो 19 का पहाड़ा हम 423 में पढ़ते हैं। 19 दूनी 38, फिर से प्राप्त होता है 43, 43 में पहाड़ा पढ़ते हैं। 19 दूनी 38, 5 से 19 से संख्या विभाजित नहीं है। 17 से करते हैं तो 17 दूनी 34, हमें यहां पर प्राप्त होता है 83, 17 चौका 68, हम प्राप्त करते हैं 15 शेष। तो 17 से भी 423 विभाजित नहीं है। फिर हम 13 से विभाजित करते हैं। 13 तिया 39, यहां से बचे 3 और तीसरा अंक उतारते हैं। 13 दूनी 26, शेष बचता है 7। हम देखते हैं कि संख्या 13 से भी विभाजित नहीं है। फिर इसी प्रकार हम 11 से विभाजित करते हैं। 11 तिया 33, यहां से बचेगा 9, 93, 11 अट्ठे 88, संख्या 11 से विभाजित नहीं है। 7 से विभाजित करते हैं। 7 छम 42, शेष बचता है 3। 60 बार विभाजित होने के बाद संख्या 7 से विभाजित नहीं है। 5 से विभाजित करते हैं। इकाई का अंक है 3, तो संख्या 5 से भी विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित करते हैं तो संख्या के अंकों का योग है 4 2 6 3 9। ये संख्या 3 से विभाजित होती है। दी गई संख्या के अंकों का योग हम देखते हैं कि ये 9 आता है। तो जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वह संख्या 3 से विभाजित होती है। 19 से यह संख्या विभाजित नहीं है, 17 से विभाजित नहीं है, 13 से विभाजित नहीं है, 11 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है। लेकिन अंततः हमें प्राप्त होता है कि दी गई संख्या 3 से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जिस संख्या की हमें अभाज्यता की जांच करनी थी उस संख्या में 3 से भाग करने पर संख्या पूरी पूरी विभाजित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या अर्थात 423 अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात ये एक विभाजित हो जाने वाली संख्या है। किसी संख्या की अभाज्यता की जांच करने के बाद अब बात करते हैं किसी संख्या की विभाज्यता की जांच करना। हमें एक ही अंक को लेकर या फिर विभिन्न अंकों को लेकर बनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या को इस बात की जांच करनी होती है कि वह संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से या और भी बड़ी बड़ी संख्याओं से विभाजित है अथवा नहीं। तो किसी भी संख्या की विभाज्यता में अलग अलग अंकों के लिए अलग अलग नियम कार्य करते हैं। हम अब बात करने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को लेकर, अर्थात विभाज्यता की जांच करने के लिए। तो विभाज्यता की जांच करने के अलग अलग अंकों के अलग अलग रूल हैं या अलग अलग संख्याओं के लिए अलग अलग रूल हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे किसी संख्या की 2 से विभाज्यता। किसी संख्या की 2 से विभाज्यता। कोई दी गई संख्या 2 से विभाजित होती है या नहीं, इस बात को हम कैसे जानते हैं? तो यहां पर हम देखते हैं 2 का पहाड़ा पढ़ के। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 ढाई 20। इसी तरीके से हम शुरू से आखिर तक देखते हैं कि 2 के पहाड़े में आने वाले ये जितने भी संख्याएं हैं या अंक हैं ये सभी
अपने इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंकों को लेकर आते हैं। 0, 2, 4, 6, 8। तो हम यहां से देखकर बता सकते हैं कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित तभी होगी जब उस संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जैसे हम यहां पर किसी संख्या को लेते हैं, 4520। इस संख्या का इकाई अंक, ये संख्या अगर हम इसे 2 से भाग करते हैं तो 2 से भाग करने में कुछ समय लगता है। अब कंपटीशन की इस रेंज में हमें 2 का पहाड़ा इन 4 अंकों में पढ़ना है, समय भी खर्च होता है, हमें मिलते हैं सेकंड। तो उन सेकंडों को बचाने के लिए हम करते हैं नियमों का पालन, और हम नियमों को लगाकर देखते हैं। हमें जो आंसर भाग करके कुछ मिनटों में मिलेगा वो आंसर हम सेकंडों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या का इकाई का अंक है वो 0 है। जब इकाई का अंक 0 है तो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। वैसे ही यदि यहाँ 0 के स्थान पर कोई अंक है जैसे 1, तो अब हम देख पा रहे हैं कि इस संख्या का इकाई का अंक 1 है, जो 2 के पहाड़े में कहीं नहीं आता। और जैसे कि हमने बता दिया है कि 2 से विभाजित संख्या का इकाई का अंक या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। अब 2, 4, 6, 8 ये 0 यहां पर ना होकर 1 है, तो हम इस इकाई के अंक को देखकर कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है। किसी और संख्या को लेते हैं, जैसे 367। इस समय ये 367 में इकाई का अंक 7 है। 7 2 के पहाड़े में कहीं नहीं आता, अर्थात हम कह सकते हैं कि 367 2 से विभाज्य संख्या नहीं है। अब इस संख्या को 4 अंकों की बनाते हैं और इसमें हम इकाई के स्थान पर 4 लेते हैं, तो हमें इकाई के अंक को देखकर 3674 में पता चल जाता है कि इसका इकाई का अंक 4 है, अतः 3674 2 से विभाजित होता है। 2 से विभाज्यता के बाद अब हम बात करते हैं किसी संख्या की 3 से विभाज्यता को लेकर। 3 से विभाज्यता का नियम होता है, कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या 3 से विभाजित होगी यदि दी गई संख्या के अंकों का योग पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाता है। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,77,945। अब इस संख्या को हम देखते हैं कि इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है या नहीं होता है। तो हम इस संख्या के अंकों का योग करते हैं, 6 + 7 + 7 + 9 + 4 + 5, 6 7 13 13 7 20 20 9 29 29 4 33 33 5 38, हमें प्राप्त होता है 38। अब इस 38 के अंकों का योग हम करते हैं 3 + 8 = 11। हमें अंतिम योग जो प्राप्त हुआ है वो 11 प्राप्त हुआ है। अब इस 11 को देखकर हम कह सकते हैं कि 11 3 के पहाड़े में कहीं नहीं आता, या 11 3 से विभाजित नहीं होता। या फिर हम देख सकते हैं कि जो प्रथम अंकों का योग आया था 38, ये 38 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इसी संख्या को अगर हम और बड़ा करते हैं, सपोज कीजिए यहां पर यह संख्या अब 7 अंकों की हो जाती है, तो 7 अंकों की संख्या में हम देखते हैं अंकों का योग करके 6 7 13 13 7 20 20 9 29 29 4 33 33 5 38 38 4 42। तो इस प्रकार जो हमें अंकों का योग प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 42। तो ये 42 3 से 14 बार विभाजित होता है, या हम इस 42 के भी अंकों का योग करते हैं तो हमें जो अंतिम परिणाम प्राप्त होता है वो होता है 6, और 3 के पहाड़े में 6 आता है। या ऐसे कह दीजिए कि 3 से 6 विभाजित होता है या 3 से 42 विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता की जांच के बाद अब बात करते हैं किसी संख्या की
4 से विभाज्यता को लेकर कोई संख्या 4 से विभाजित होती है, देखिए 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि संख्या का इकाई का अंक सम होना चाहिए। अब यहां पर सभी सम संख्याएं तो 4 से विभाजित होती नहीं, तो हमारे पास 4 से विभाज्यता की जांच करने के लिए नियम होता है कि किसी भी संख्या के कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए 67,742, ये कोई संख्या है। अगर हमें 4 से विभाज्यता की जांच करनी है कि यह संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हम देखते हैं कि इस संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाला जो संख्या है वो हमारे पास होता है 42। इस 42 में हम देखते हैं कि क्या ये 42 अर्थात इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। जैसे 4 का पहाड़ा अगर हम 42 में पढ़ते हैं तो ये 10 बार विभाजित होता है और 2 शेष देता है। इकाई और दहाई की जो संख्या 42 है ये 4 से पूरी विभाजित नहीं होती। अगर किसी भी संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनने वाली संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, और यदि इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से विभाजित नहीं होती है पूरी, तो हम कह देंगे कि वह पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। जैसे यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है। अगर हम इसी संख्या को और एक अंक बढ़ा करते हैं तो हमें यह संख्या प्राप्त होती है 6,77,426। अब हम यहां पर पुनः जांच करते हैं, तो पुनः जांच कर हम पाते हैं कि इस संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाले जो अंक हैं वो इकाई और दहाई के जो अंक हैं वो क्रमशः 6 और 2 हैं। इन दोनों अंकों को मिलकर जो संख्या बनी है वो 26 है, और 26 को हम देखते हैं कि 26 4 के पहाड़े में कहीं नहीं आता या 4 से विभाजित नहीं होता। तो इस प्रकार बनने वाली ये 6 अंकों की संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। इसी संख्या में यदि इकाई के स्थान पर 4 होता या इकाई के स्थान पर 8 होता, तो अब हम देखेंगे कि ये जो संख्या हमें इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी हुई दिखाई दे रही है 28, ये पूरा 4 से विभाजित है। इस समय अगर ये 4 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है 6,77,428, ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 4 से विभाज्यता के नियम के बाद हम बात करते हैं 5 से विभाज्यता की। पांच से विभाज्यता, तो हम 5 से विभाज्यता के नियम की जांच करने के लिए सबसे पहले हम 5 के पहाड़े को देखते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छम 30, 5 सत्ते 35 और इसी प्रकार आगे। अगर हम 5 का पहाड़ा लगातार पढ़ते चले जाते हैं कितनी भी बार, तो हम पाते हैं कि इस 5 के पहाड़े में जो सम स्थानों पर आने वाली संख्याएं हैं, 5 के पहाड़े में जो सम स्थानों पर आने वाली संख्याएं हैं, जैसे यहां पर 10 है, दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर 20 है, छठे नंबर पर 30 है, इसी प्रकार 8वें नंबर पर 40, 10वें नंबर पर 50। हम देखते हैं कि सम स्थानों पर आने वाले 5 के पहाड़े की संख्याओं में इकाई अंक होता है 0, और विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं में इकाई अंक होता है 5। इस चीज को देखकर हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी 5 से विभाजित तभी होगी जब उस संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। कोई भी संख्या है, जैसे 72,893, ये हमारे पास एक संख्या है। हम इस संख्या में पता लगाना चाहते हैं कि यह संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है। तो हम यहां पर देखते हैं कि इस संख्या का जो इकाई अंक है वो क्या है। तो इस संख्या का इकाई अंक होता है 3। इस 3 को हम अपने
5 के नियम से मिलान करते हैं कि भाई अगर संख्या 5 से विभाजित है तो उसका इकाई या तो 0 होगा या 5 होगा, किंतु यहाँ पर इकाई अंक है 3, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, हम इसे 5 से विभाजित संख्या नहीं कहेंगे। इसी प्रकार यदि अगर संख्या हमारे पास होती 93,620, तो इस संख्या में जो इकाई का अंक है वो 0 है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 5 से विभाजित है। या फिर हमारे पास कोई संख्या होती 6,87,935, तो इस संख्या में इकाई का अंक 5 है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाज्यता के बाद अब हम बात करते हैं किसी संख्या की 6 से विभाज्यता। कोई संख्या 6 से विभाजित है या नहीं, इस बात की जांच करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 6 को, अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करें या फिर 6 के गुणनखंड करें तो 6 के गुणनखंड 2 गुना 3 बनते हैं। यहां पर 6 के गुणनखंड बनते हैं 2 गुना 3, तो हम यहां से अनुमान से कह सकते हैं या फिर नियम बनाते हैं कि कोई भी संख्या, हम जानते हैं 6 सम संख्या है, तो सम संख्या को विभाजित करेगी। विषम संख्या के लिए रूल होता है कि विषम संख्या सम संख्या को भी विभाजित कर सकती है या फिर विषम संख्या को भी विभाजित कर सकती है, किंतु सम संख्या के लिए केवल और केवल रूल होता है कि सम संख्या को ही विभाजित कर सकती है। अब यहां पर 6 सम संख्या है, तो हम इस 6 के गुणनखंड करके प्राप्त करते हैं 2 गुना 3। 2 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी यदि उसका इकाई का अंक सम है या 0 है। अब यहां पर 3 का नियम कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या 3 से विभाजित होगी यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए या अंतिम योग 3 के पहाड़े में कहीं आता हो। तो हम यहां से 6 से विभाज्यता का नियम बना सकते हैं कि संख्या का, दी गई संख्या का जो इकाई अंक है वो सम संख्या हो या 0 हो और संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो या 3 के पहाड़े में कहीं आता हो। जैसे हम किसी संख्या को लेते हैं, हमारे पास संख्या है 45,92,671। अब इस संख्या में अगर हमें 6 से विभाज्यता की जांच करनी है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस संख्या का जो इकाई अंक है वो क्या है। तो यहां पर हम देखते हैं और पाते हैं कि इकाई अंक 1 है और 1 कैसी संख्या है, विषम। तो यहां पर 3 से विभाज्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं, हम सीधे सीधे बोल देंगे कि संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर हमारे पास कोई नई संख्या है, ये पूरी संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर हमारे पास कोई संख्या है 45,92,672, तो हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले संख्या का इकाई अंक। तो संख्या का इकाई अंक होता है हमारे पास 2, तो ये जो 2 है ये हमारे पास सम संख्या है। तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दी गई संख्या सम संख्या है क्योंकि उसका इकाई का अंक सम संख्या है अर्थात 2 है। तो जब हमारे पास ये दी गई संख्या सम संख्या है, अब यहां से हम 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं। जो 2 से विभाज्यता की जांच है वो तो हमने की कि हाँ इकाई का अंक सम है अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित होती है, तो 6 से विभाजित हो सकती है। अब हो सकती है, इस हो सकती है वाली बात को कंफर्म करने के लिए हम इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित करके देखते हैं। जैसे हम यहां पर करते हैं अंकों के योग को 4 5 9 9 18 2 20 6 26 7 33 और 2 35। हम यहां पर पाते हैं कि संख्या के अंकों का योग 35 है जो 3 से विभाजित नहीं होता। 35 के अंकों का योग करते हैं तो ये बनता है 8। हम 8 को देखते हैं कि ये 3 के पहाड़े में कहीं नहीं आता, तो हम यहां पर देखते हैं कि संख्या का इकाई का अंक तो सम है किंतु संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता अर्थात पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। संख्या सम है किंतु संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि प्राप्त संख्या या दी गई संख्या 6 से विभाजित नहीं है।
दी गई संख्या 6 से विभाजित नहीं है। अब इसी संख्या में हम फिर किसी अंक को कम करके देखते हैं। तो संख्या के अंक को कम करने पर हमारे पास जो संख्या होती है वो होती है 4,59,267। इस नई संख्या में हमें देखने को मिलता है कि इकाई का अंक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो यहां पर 2 के विभाज्यता का नियम का पालन ही नहीं होता, तो हम इसे केवल देखकर ही कह सकते हैं कि हाँ भाई ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अब इसी प्रकार यदि हम यहां पर कोई नई संख्या लिखते हैं 4,59,266, अब हम इस संख्या के इकाई अंक को देखते हैं तो यहां पर इकाई अंक होता है 6, अर्थात सम संख्या है। जब सम संख्या है तो हम यहां पर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये दी गई संख्या सम संख्या है, अर्थात 6 से विभाजित हो सकती है। 6 से विभाजित हो सकती है, इस बात को कंफर्म करने के लिए कि यह संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है, हम संख्या के अंकों का योग करते हैं। 4 + 5 9 और 9 18, 18 2 20, 20 6 26, 26 और 6 32। यहां पर हम पाते हैं कि जो संख्या के अंकों का योग है वो अंतिम योग 5 आता है या फिर प्रारंभ में 32 आता है। तो ना तो 32 3 से कटता है, ना 5 3 से विभाजित होता है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह संख्या सम तो है किंतु 3 से विभाजित नहीं है, अतः यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार हम किसी नई संख्या को लेते हैं, जैसे हम बोल देते हैं 69,784। अब इस संख्या में हम इकाई अंक को देखते हैं कि इकाई अंक सम संख्या है या सम अंक है, तो यह संख्या 6 से विभाजित हो सकती है। अब 6 से विभाजित हो सकती है, इस बात की जांच करने के लिए हम इस संख्या के अंकों का योग करते हैं। 6 और 9 15, 15 7 22, 22 और 8 30 और 30 और 4 34। यहां पर हम पाते हैं कि संख्या के अंकों का जो योग है वो 34 है और ये 34 3 से विभाजित नहीं होता। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। पुनः हम एक और संख्या लेते हैं या फिर इसी संख्या के अंकों को कम करके देखते हैं। तो यहां पर हमें जो नई संख्या प्राप्त होती है वो है 6,978। इस 6,978 में हम इकाई के अंक को देखते हैं कि इकाई का अंक एक सम संख्या है, सम संख्या है, अर्थात यह संख्या 6 से विभाजित हो सकती है। 6 से विभाजित हो सकती है, इस बात को कंफर्म करने के लिए हम फिर से इसके अंकों का योग करते हैं। 6 और 9 15, 15 7 22, 22 और 8 30। तो संख्या के अंकों का योग 30 आता है और ये 30 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या में इकाई का अंक 8 है जो सम अंक है, तो यह संख्या सम है तथा इस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है। जब 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या 6,978 ये 6 से विभाजित होगा। 6 से विभाज्यता के बाद अब बात करते हैं 7 से विभाज्यता। किसी संख्या की 6 से विभाज्यता की जांच के बाद अब हम बात करेंगे किसी संख्या की 7 से विभाज्यता। कोई संख्या 7 से विभाजित है अथवा नहीं, ये 7 से विभाज्यता के नियम में एक विशिष्ट नियम काम करता है। जैसे पहले हम कोई संख्या ले लेंगे, जैसे हमारे पास संख्या है 84,237। इस संख्या में हमें जानना है कि क्या यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। तो हम 7 से विभाज्यता का नियम में देखते हैं इकाई के अंक को। तो यहां पर इकाई का अंक 7 है। कोई भी संख्या 7 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के इकाई अंक का 2 गुना कर दिया जाए। तो इस 7 का 2 गुना कर दिया जाए, जो इकाई अंक है 7, इस 7 का 2 गुना कर दिया जाए और जो 2 गुना करने पर परिणाम प्राप्त होता है उस परिणाम को शेष अंकों की संख्या में से घटा दिया जाए।
तो घटाने पर यहां पर हम प्राप्त करते हैं 8409। अब 8409 में हम उसी प्रोसेस को दोबारा से दोहराते हैं। यहां पर इकाई का अंक है 9, इस 9 का दोगुना कर दिया जाए और 9 का दोगुना करके जो हमारे पास परिणाम प्राप्त होता है 18, इसे शेष अंकों से बनी हुई संख्या में से घटा दिया जाए। तो घटाने पर हमारे पास जो अंतिम परिणाम प्राप्त होता है वो होता है 822। अब इस 822 में भी जो इकाई का अंक है उसका फिर से दोगुना कर दिया जाए और दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटा दिया जाए। तो हमें प्राप्त होता है अंतिम परिणाम 78। अब इस 78 को हम देखते हैं कि क्या ये 78 7 से विभाजित है। तो हम पाते हैं कि 11 बार 7 का गुणा करने पर हमें एक शेष प्राप्त होता है, 11 7 77 और एक शेष रहता है। तो अंतिम परिणाम में हम देखते हैं कि संख्या एक शेष दे रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पूरी संख्या थी 84,237, ये 84,237 7 से विभाजित नहीं है। 7 से विभाज्यता के नियम में हमें करना क्या होता है कि हम दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करते हैं और उस इकाई अंक से अलग जो शेष संख्या बची हुई होती है उसमें से इकाई अंक का दोगुना घटाते हैं। घटाने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उस परिणाम में हम बारंबार उस प्रोसेस को, इकाई के अंक को दोगुना करके घटाने वाली प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं और यह क्रिया हम तब तक करते जाते हैं जब तक कि अंतिम परिणाम या तो शून्य हो जाए या फिर 7 से विभाजित होने वाली कोई संख्या बचे। यदि अंतिम परिणाम शून्य हो जाता है या 7 से विभाजित होने वाली कोई संख्या बच जाती है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 7 से विभाजित होगी। और यदि अंतिम परिणाम शून्य नहीं होता अथवा 7 से विभाजित होने वाली कोई संख्या नहीं होता, 7 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या नहीं होता, तो वह संख्या 7 से विभाजित नहीं है। किसी और संख्या पे हम 7 के नियम को प्रयोग करते हैं, जैसे यहां पर हमारे पास बड़ी संख्या है 7,14,28,735। इस संख्या में हम देखते हैं कि इस संख्या का इकाई अंक 5 है। इस 5 को हम दोगुना करते हैं और शेष अंकों की बची हुई संख्या में से घटाते हैं। तो 5 का दोगुना हुआ 10। हम 10 यहां पर घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 71,42,863। अब यहां पर पुनः हमारे पास इकाई का अंक होता है 3। इस 3 को हम फिर से दोगुना करते हैं और दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। तो 3 का दोगुना हुआ 6। हम इस 6 को घटाएंगे शेष संख्या में से तो हमें प्राप्त होता है 7,14,280। यहां पर इकाई का अंक होता है 0। तो इस 0 को घटाने पर हमें प्राप्त होती है नई संख्या 71,428। अब इस 71,428 में इकाई का अंक होता है 8। हम इस 8 का दोगुना करते हैं और शेष संख्या में से घटाते हैं। 12 में से 6 गया 6 और यहाँ 3 में से 1 गया 2, तो हमें प्राप्त होता है 7,126। इस 7,126 में इकाई का अंक होता है 6। हम 6 का दोगुना करते हैं और दोगुना करके घटाते हैं 712 में से। तो 712 में से 12 को घटाने पर प्राप्त होता है 700 और हम जानते हैं कि 700 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है 100 बार। तो यहाँ पर हम पाते हैं जब हम इकाई के अंक को दोगुना करके शेष अंकों में से घटाने वाली प्रोसेस को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6ठी बार लगातार दोहराते जाते हैं और अंत में हम देखते हैं कि प्राप्त होने वाली संख्या 707 से पूरी पूरी विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या हमारे पास थी 7,14,28,735, ये पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। 7 से विभाज्यता के नियम के बाद अब हम बात करते हैं किसी संख्या की 8 से विभाज्यता को लेकर। 8 से विभाज्यता का नियम कुछ 4 से विभाज्यता के नियम की तरह है। 8 हमारे पास सम संख्या होती है, 8 जो है एक सम अंक है। तो यहां से यह तो डिसीजन प्राप्त हो जाता है कि
8 एक सम संख्या है, तो 8 से विभाजित होने वाली जो संख्या होंगी वो भी सम संख्या होंगी, किंतु सभी सम संख्या 8 से विभाजित हो यह संभव नहीं है। 8 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम कुछ 4 से विभाज्यता वाले नियम को फॉलो करते हैं। जैसे 4 से विभाज्यता का नियम था कि किसी भी संख्या में अगर इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 8 से विभाज्यता का जो नियम है वो नियम भी कुछ 4 से विभाज्यता के नियम को फॉलो करता है, किंतु यहां पर हम 3 अंकों से बनी संख्या को विभाजित करके जांच करते हैं। जैसे 4 से विभाज्यता में था इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कटती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। वैसे ही 8 से विभाज्यता में हम देखते हैं कि इकाई, दहाई और सैकड़ा इन 3 अंकों से मिलकर बनने वाली जो संख्या होगी, अगर ये संख्या 8 से विभाजित है तो दी गई पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, अन्यथा 8 से विभाजित नहीं होगी। तो यहां पर हमारे पास प्राप्त संख्या 87,63,452 में इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाली संख्या है 452। इस 452 को हम 8 से विभाजित करके देखते हैं, क्या ये 452 8 से विभाजित है? तो 8 पंजे 40, यहाँ बचता है 52, 8 छंग 48, शेष बचता है 4। तो हम देखते हैं कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनने वाली संख्या अर्थात 452 8 से विभाजित नहीं होता, तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई संख्या है 87,63,448, अब हम इस संख्या में देखते हैं कि यहां पर इकाई, दहाई और सैकड़ा से मिलकर बनने वाली जो संख्या है वो 448 है। अब ये 448 अगर 8 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 87,63,448 8 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इस बात की जांच करने के लिए हम 8 से 448 को काट कर विभाजित करके देखते हैं। 8 पंजे 40, आगे बच्चा 4, हम अगला अंक लेते हैं तो बनता है 48, 8 छंग 48, यानी कि ये 448 8 से 56 बार पूरा पूरा विभाजित हो जाता है और इसका जो शेषफल होता है वो शून्य होता है। तो इस स्थिति में हम 448 को 8 से विभाजित पाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी संख्या थी 87,63,448, ये पूरा का पूरा ही 8 से विभाजित होगा। 8 से विभाज्यता की जांच के बाद हम बात करते हैं किसी संख्या की 9 से विभाज्यता को लेकर। कोई संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, इस बात की जांच करने के लिए हम कुछ 3 से विभाज्यता वाले नियम को फॉलो करते हैं। जैसे कोई संख्या यदि 3 से विभाजित होती है तो उसके अंकों का अंतिम योग 3 के पहाड़े में कहीं ना कहीं आता है। इसी प्रकार यदि कोई संख्या 9 से विभाजित होती है तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या 9 से विभाजित होगी। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं होगा या अंतिम योग 9 के पहाड़े में कहीं नहीं आएगा तो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। हम यहाँ पर जो संख्या हमें दी गई है हम देखते हैं 96,36,732 को 9 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो इस संख्या में हम सबसे पहले जो है अंकों का योग करते हैं। 9 + 6 15, 3 18, 18 6 24, 24 और 7 31, 31 और 3 34, 34 और 2 36। यहाँ पर 96,36,732 के अंकों का योग जो आता है वो 36 आता है। इस 36 को हम देखते हैं कि ये 36 जो योग है ये 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है 4 बार, अर्थात 36 9 के पहाड़े में कहीं आता है। या फिर अगर हम 36 का भी योग करते तो 36 का योग हमारे पास आता 9। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 के पहाड़े में कहीं ना कहीं आता है या 9 से विभाजित होता है, या फिर संख्या के अंकों का अंतिम परिणाम 9 हो जाता है तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 9 से विभाज्यता के नियम की जांच में हम इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या है उस संख्या के अंकों के योग का नियम अगर हम दोहराते चले जाते हैं
तो 9 से विभाजित होने वाली संख्या के अंकों के योग का अंतिम परिणाम जो आएगा वो 9 ही होगा। 9 से विभाज्यता के बाद अब हम बात करते हैं किसी भी संख्या की 10 से विभाज्यता। कोई संख्या 10 से विभाजित होगी, हम सबसे पहले देखते हैं 10 के पहाड़े को। 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, इसी प्रकार आगे को। तो हम यहां पर देख पाते हैं कि 10 के पहाड़े में या 10 को लगातार जोड़ते जाने में हमें जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनका इकाई अंक सर्वथा 0 ही होता है। तो यहां पर सबसे आसान नियम है, अगर कोई भी संख्या 10 से विभाजित है तो उस संख्या का जो इकाई अंक है वो 0 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 नहीं है तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। यदि इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाज्यता के बाद में अब हम जांच करेंगे किसी संख्या की 11 से विभाज्यता को लेकर। जैसे कोई संख्या है 96,36,732। हमें यहां पर ज्ञात करना है कि क्या यह संख्या 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाज्यता के नियम में हम इकाई की तरफ से एक एक अंकों को छोड़ते जाते हैं और सम स्थानों पर आने वाले अंक और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग करते हैं। तो यहां पर हम पाते हैं कि जो विषम स्थानों पर आने वाले अंक हैं, 9 को 3 में जोड़ा, फिर 7 को जोड़ा, फिर 2 को जोड़ा, तो 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21। विषम अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग यहां पर हमें प्राप्त हो रहा है 9 3 12, 12 7 19, 19 और 2 21। इसी प्रकार सम स्थानों के अंकों का योग 6 6 12, 12 और 3 15। अब यहां पर हमें देखना होता है कि इनमें बड़ा 21 है और छोटा 15 है। बड़ी संख्या में से विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और सम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग में हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो हम घटाकर प्राप्त करते हैं 21 में से 15 गया 6। तो किसी संख्या के सम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग में से विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग को घटाने पर यदि हमें सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का जो अंतिम अंतर है वो हमें या तो 0 प्राप्त हो या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त हो, तो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे यहां पर विषम स्थानों के अंकों का योग आया है 21 और सम स्थानों के अंकों का योग आया है 15। 21 में से 15 को घटाया तो हमारे पास प्राप्त हुआ 6। ये 6 0 से बड़ा है और 11 के पहाड़े में कहीं आता नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये संख्या थी 96,36,732 ये 11 से विभाजित नहीं है। अब हम इसी संख्या में और वृद्धि करते हैं और फिर देखते हैं कि जो नई संख्या हमें प्राप्त हुई है ये संख्या 11 से विभाजित है अथवा नहीं है। तो अब जो नई संख्या हमें प्राप्त हुई है उस संख्या में कुल अंक होते हैं 8 और 8 अंकों से बनने वाली संख्या होती है 9,63,67,326। अब इसमें हम 11 से विभाज्यता की जांच करते हैं और देखते हैं कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग क्या होता है। तो यहां पर हम प्राप्त करते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग
6 3 9 9 6 15, 15 और 6 21, 21 आता है। अब सम स्थानों के अंकों का योग देखते हैं। 2 और 7 9, 9 3 12, 12 और 9 21। सम स्थानों के अंकों का योग फिर से हमें 21 प्राप्त होता है। अब हम सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग को घटाते हैं तो हमें प्राप्त हुआ 0। सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर हमें 0 प्राप्त होता है या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम इस संख्या को 11 से भाग देकर देखते हैं। जैसे 9,63,67,326 को 11 से भाग देते हैं तो यहाँ पर जो हम 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 11 8 88, यहाँ से हमें बचता है 8 83 हुआ, 11 7 77, फिर हमें बचता है 6 66 हुआ, 11 6 66, पूरा पूरा कट जाता है। 7 में 12 में जाने का 0 लगाते हैं 73 हो जाता है। 11 6 66, तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 बचा, फिर 72 होता है तो 11 6 66, फिर यहाँ से 6 बचा, 11 6 66। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होती है 87,60,666 बार और अंतिम शेष बचता है 0। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होती है। 11 से विभाज्यता के बाद अब हम बात करते हैं किसी संख्या की 12 से विभाज्यता को लेकर। 12 से विभाज्यता को लेकर तो यहाँ हम फिर 6 से विभाज्यता वाले नियम को देखते हैं। यहाँ 12 से विभाज्यता का नियम है। हम देखते हैं कि 12 के जो गुणनखंड बनते हैं वो बनते हैं 3 गुणा 4। तो 3 गुणा 4 में अगर अभी हमने सीखा है 3 से विभाज्यता का नियम और 4 से विभाज्यता का नियम, तो इन दोनों नियमों को अगर हम एक साथ किसी संख्या में अप्लाई करते हैं तो उस निष्कर्ष के बाद हम पाते हैं कि संख्या 12 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अर्थात किसी दी गई संख्या के, यहाँ पर 3 से विभाज्यता का नियम होता है, किसी दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए और प्राप्त संख्या का इकाई अंक सम होना चाहिए 4 से विभाज्यता के लिए, और इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है और संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से 12 के बाद 14 से विभाज्यता का नियम। तो यहां पर 14 से विभाज्यता के लिए हम पाते हैं 2 गुणा 7। 14 के गुणनखंड बनते हैं 2 गुणा 7। यदि किसी संख्या के 2 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक यदि सम संख्या है या शून्य है तो संख्या 2 से विभाजित होगी, और संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके बार बार शेष अंकों की संख्या में से घटाते जाते हैं और अंतिम परिणाम या तो शून्य प्राप्त करते हैं या फिर 7 से विभाजित होने वाली, 7 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 14 से विभाजित होगी, अन्यथा 14 से विभाजित नहीं होगी। यहां फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि संख्या का इकाई का अंक 2 हो या 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो या शून्य हो तथा संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, अर्थात 7 से विभाज्यता के नियम का पालन करें, तो संख्या 14 से विभाजित होगी, अन्यथा 14 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार हम बात करते हैं 15 से विभाज्यता की। तो 15 से विभाज्यता में हम देखते हैं 15 के गुणनखंड बनते हैं 3 गुणा 5। यहां पर कोई भी संख्या 15 से विभाजित होगी यदि वह 3 से और 5 से विभाज्यता के नियम का पालन करती है। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, और 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पर यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होता है और संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 15 से विभाजित होगी, अन्यथा 15 से विभाजित नहीं होगी। आगे बात करते हैं 16 से विभाज्यता का नियम। 16 से विभाज्यता के नियम में हम देखते हैं कि जो 16 संख्या है उसके गुणनखंड 2 गुणा 8 में बनते हैं। 2 गुणा 8 में गुणनखंड बनते हैं और इन्हें देखकर हम कह सकते हैं संख्या 16 सम संख्या है, तो ये तो हम कह देते हैं कि संख्या का
इकाई अंक शून्य हो या फिर 2 से विभाजित होने वाला कोई अंक हो, तो 16 सम संख्या है, तो सम संख्या को ही विभाजित करेगी। यहां पर 16 के गुणनखंडों में आता है 8, तो हम 16 से विभाज्यता के नियम में इस बात का भी ध्यान देते हैं कि इकाई अंक तो सम होगा ही होगा, साथ में संख्या के जो अंतिम 3 अंक हैं वो यहां 8 से पूरे पूरे विभाजित हों। किसी संख्या के 13 से विभाज्यता की जांच, कोई संख्या, जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 63,974, ये हमारे पास एक संख्या है। कोई संख्या 63,974 है या कोई और भी संख्या है, वो 13 से विभाजित होगी। इसका नियम कुछ 7 के नियम जैसा है, 7 से विभाज्यता का नियम जैसा है। 7 से विभाज्यता का नियम था कि इकाई अंक का 2 गुना करते जाते हैं और शेष अंकों से बची हुई संख्या में से घटाते जाते हैं और अंतिम परिणाम को देखते हैं कि वो शून्य होता है या 7 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या होता है, अर्थात 7 से विभाजित होता है। वैसे ही जब हम 13 से विभाज्यता के नियम की जांच करते हैं, 13 से विभाज्यता के नियम में भी हम इकाई अंकों को देखते हैं और इकाई अंक का 4 गुना करते हैं। इकाई अंक का 4 गुना करते हैं और 4 गुना करके जो परिणाम हमें प्राप्त होता है उस परिणाम को शेष बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर जो योगफल आएगा उस योगफल में पुनः हम इकाई अंक को देखते हैं और उस इकाई अंक का 4 गुना करते हैं। 4 गुना करके जो शेष अंकों की संख्या है उसमें हम उस गुणनफल को जोड़ देते हैं। जोड़कर जो योगफल आता है उस योगफल में हम फिर इकाई अंकों को देखते हैं और इकाई अंक का फिर से 4 गुना करते हैं और 4 गुना करके शेष अंकों की बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं। जोड़ने पर फिर हम पाते हैं कि अंतिम परिणाम जो हमारे पास आया है वो 13 के पहाड़े में कहीं आता है या 13 से विभाजित होता है। यदि 13 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी, अन्यथा संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि 77 को 13 से भाग देने पर हम 5 बार भाग करते हैं और 12 शेष पाते हैं। अर्थात जो संख्या हमारे पास थी 63,974, इसका शेष 12 आता है। तो इस शेष 12 को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी संख्या 63,974 है ये 13 से विभाजित नहीं होगी। बिल्कुल 7 से विभाज्यता जैसा ही नियम है। 7 से विभाज्यता हम 2 गुना करके घटा रहे थे, यहाँ पर जो है 13 से विभाज्यता में हम 4 गुना करके शेष अंकों की संख्या में जोड़ते जाते हैं और अंतिम परिणाम को देखते हैं कि अंतिम परिणाम 13 से विभाजित होता है अथवा नहीं होता है, या 13 के पहाड़े में आता है या नहीं आता। यदि 13 के पहाड़े में आ जाता है या 13 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी, अन्यथा की स्थिति में 13 से विभाजित नहीं होगी। 13 से विभाज्यता के बाद में हम बात करते हैं 17 से विभाज्यता की। 17 से विभाज्यता, सात से विभाज्यता और 13 से विभाज्यता की तरह 17 से विभाज्यता का नियम भी कुछ इसी प्रकार काम करता है। जैसे हम किसी संख्या को लेते हैं, हमारे पास संख्या है 74,963। इस संख्या में हम 17 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो 17 से विभाज्यता की जांच के लिए हम फिर से 7 की तरह और 13 की तरह यहां पर जो है इकाई के अंक को देखते हैं। इकाई का अंक यहां पर है 3। इस 3 को हम 5 गुना करते हैं और 5 गुना करके शेष अंकों से बनी हुई संख्या में से घटाते हैं। तो शेष अंकों से बनी संख्या है 7,496, इसमें से हम 5 गुना करके घटाते हैं, यानी कि 15 को घटाते हैं। तो 15 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है 7,481। अब 7,481 का पुनः इकाई अंक देखते हैं और इकाई अंक का 5 गुना करते हैं और 5 गुना करके शेष अंकों से बची हुई संख्या में से घटा देते हैं। तो घटाने पर हमें प्राप्त हो जाता है 743। इस 743 में भी हम इकाई अंक को देखते हैं और इस इकाई अंक का 5 गुना करते हैं। 5 गुना करके और शेष अंकों से बनी हुई संख्या में से घटा देते हैं। तो यहां पर हम प्राप्त करते हैं 59। अब इस 59 को हम 17 से सीधे सीधे भाग करते हैं। तो 17 × 51, यहां पर हमारे पास शेष बचता है 8।
हम देखते हैं कि जो अंतिम परिणाम था अर्थात 59, ये 59 17 के पहाड़े में कहीं नहीं आता, अर्थात 17 से विभाजित नहीं होता। 17 से हम विभाजित करके देखते हैं तो 3 बार काटने पर 8 शेष आता है। तो हम पाते हैं कि जो संख्या हमारे पास थी 74,963, ये 17 से विभाजित नहीं होगी। यदि हम इकाई अंक का 5 गुना करके क्रमशः शेष अंकों से बनी हुई संख्या में से घटाते जाते हैं और अंतिम परिणाम या तो शून्य आ जाए या 13 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए, 13 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 13 से विभाजित होगी, अन्यथा संख्या 17 से विभाजित होगी, अन्यथा 17 से विभाजित नहीं होगी। सत्रह से विभाज्यता के बाद में अब बात करते हैं 18 से विभाज्यता की। कोई संख्या 18 से विभाजित होगी। 18 से विभाज्यता के नियम के लिए हम यहां पर देखते हैं कि 18 के जो गुणनखंड बनते हैं वो बनते हैं 2 गुना 9 या 3 गुना 6। तो यहां पर हम 2 नियमों की जांच कर लेते हैं। 2 गुना 9 वाले गुणनखंड के हिसाब से हम देखते हैं कि कोई संख्या 18 से विभाजित होगी, क्योंकि 18 सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इस सम संख्या को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि 18 से विभाजित होने वाली जो संख्या होगी वो सम संख्या होगी और उसके अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम है और संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो संख्या 18 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 3 गुना 6 वाले गुणनखंड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है या फिर संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो भी संख्या 18 से विभाजित होगी। यहां पर संख्या के इकाई अंक सम हो और संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यही वाला नियम बेस्ट होता है, क्योंकि 3 गुना 6 में जो 6 है उसमें भी 2 गुना 3 फिर से आ जाता है। तो यहां पर हम उस नियम को फॉलो ना करके 18 से विभाज्यता की जांच में 2 गुना 9 के नियम का पालन करते हैं। यदि संख्या का 2 के अकॉर्डिंग संख्या का इकाई अंक सम होना चाहिए या शून्य होना चाहिए और 9 के अकॉर्डिंग संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए या फिर अंतिम योग 9 होना चाहिए, संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी। यहां पर हम जैसे किसी संख्या को लेते हैं, यहां हमारे पास संख्या है 36,67,829। इस संख्या में हम देखते हैं कि यह संख्या 18 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इस बात की जांच करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर 2 के नियम का पालन होता है या नहीं होता है। तो यहां पर संख्या का जो इकाई अंक है वो 9 है, अर्थात एक विषम अंक है। जब ये विषम अंक है तो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। जब संख्या 2 से विभाजित नहीं है तो 9 के नियम की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। अब यहां पर यदि हमारे पास कोई संख्या और भी वृद्धि करके आ जाए और हमें यह संख्या प्राप्त हो रही है 36,67,82,918, इस संख्या की जांच करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले इकाई का अंक 2 के नियम के अकॉर्डिंग, 2 से विभाज्यता के नियम के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इकाई के अंक को देखते हैं कि इकाई का अंक सम है या विषम है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, अर्थात एक सम संख्या है, तो यह संख्या 18 से विभाजित हो सकती है। अब 18 से विभाज्यता के बाद में हम जांच करते हैं 9 से विभाज्यता की, तो संख्या के अंकों का योग देखते हैं। तो 3 + 6 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 और 8 30, 30 और 2 32, 32 और 9 41, 41 और 1 42, 42 और 8 यहां पर होते हैं 50। तो यहां हम देखते हैं कि संख्या के अंकों का जो योग है, संख्या का इकाई अंक तो सम है लेकिन संख्या के अंकों का जो योग है वो 50 आता है। 50 9 से विभाजित नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं कि संख्या का इकाई अंक सम था तो 18 से विभाजित हो सकती है, किंतु संख्या के अंकों का योग 50 है जो कि 9 से विभाजित नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि जो संख्या हमारे पास है 36,67,82,918, ये 18 से विभाजित नहीं होगी।